वक्त पूरे देश में अगर किसी बड़ी खबर पर सबकी नजर टिकी हुई है तो वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट, एसआईआर, परिवर्तन की आंधी या फिर ममता पर फिर से भरोसा, इसी को लेकर लगातार नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। सेकेंड फेज की वोटिंग होनी अभी बाकी है। प्रचार में हर कोई कह रहा है कि भाई फर्स्ट फेज हमारे नाम था, अब तो बस बारी है सेकेंड फेज की और सरकार हम ही बनाएंगे। आपको बता दें कि फर्स्ट फेज का टर्नआउट क्या कहता है उसको डिकोड करेंगे। वोटर घर से बदलाव के लिए निकला है या फिर जैसा कि दीदी कहती हैं बदले के लिए। क्या बीजेपी के स्ट्रॉन्ग फेज में दीदी वाइप आउट हो गई हैं? क्या दीदी का गेम वाकई में ओवर हो गया है या फिर सेकंड फेज दीदी के लिए एक तरह से कहें तो सेकंड लाइफलाइन बनकर आया है कि भाई ठीक है बीजेपी ने वहां अच्छा कर भी लिया होगा तो सरकार बनाने के लिए जो सेकंड फेज है उसकी 142 सीटों में से कम आपको 40 से कम कुछ नहीं चलेगा अगर आप वहां पे दावा भी कर रहे हैं कि आपकी 100 आ रही हैं तो ऐसे में क्या दीदी के लिए यहां पर बीजेपी को बांध के रखना एक तरह से लाइफलाइन साबित होगा या फिर बीजेपी ने वाकई में कोलकाता में कमल खिलाने की पूरी तैयारी कर ली है? क्योंकि कोलकाता बंगाल का वो किला है जहां से सत्ता की ताकत की धारा निकलती है। ऐसे में क्या इस बार भी दीदी का दबदबा कोलकाता में भद्रलोक में बरकरार रहेगा या फिर कोलकाता में केसरिया रंग छा जाएगा? भद्रलोक में बीजेपी की बढ़ती पेच टीएमसी के दबदबे को वाकई में इतनी बढ़ गई है कि वो हिलाकर रख देगी, सीटें निकलेंगी। और अगर बीजेपी को बंगाल में डबल सेंचुरी लगानी है तो उसे किन इलाकों में अपने नंबर बढ़ाने होंगे? सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले ये सियासी गलियारों में सभी सवाल सुलग रहे हैं। 4 मई के बैटल ऑफ बंगाल में अभी 152 सीटों का इंटरवल हुआ है, 142 सीटों का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। दूसरे फेज में बीजेपी या टीएमसी किसके लिए हैप्पी एंडिंग होगी और किसका एंड गेम होने वाला है? 23 अप्रैल के पहले राउंड के 90% की धमक 29 अप्रैल के दूसरे राउंड में कितनी दूर तक जाएगी? अगले 1 घंटे में हम इसी को डिकोड करेंगे। अपने अपने दावे पेश करने के लिए हमारे साथ पार्टी के नेता होंगे, साथ ही साथ हमारे साथ चुनावी विश्लेषक होंगे जो जमीन पे क्या चल रहा है ये हमें अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जीत के दावे एक बार फिर किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बंगाल के जमालपुर में। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पहले चरण में बीजेपी 110 सीटें जीतेगी। बंगाल में टीएमसी का सुपड़ा साफ होगा। 4 मई को बंगाल में बीजेपी की जीत होगी। तो चलिए बीजेपी में जीत के दावे जो हैं अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं और अमित शाह बार बार ये 110 का नंबर जो है उसे दोहरा रहे हैं। इसके पीछे कॉन्फिडेंस क्या है, कहां से आ रहा है ये 110 का नंबर, उसको डिकोड करेंगे। जरा पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने आज। पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूं 4 मई को वर्धमान का सीता भोग नरेंद्र मोदी जी को खिलाकर हम उनका मुंह मीठा करने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे कि जीत के दावे अमित शाह भी कर रहे हैं तो अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि भाई इस बार ये जो वोटर टर्नआउट है, अव्वल तो कह रहे हैं एसआईआर के कटे हुए नाम हैं, वोट तो पहली बार से कम पड़े हैं, लेकिन वो जीत के दावे वो भी कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि भाई ऐसी आंधी है कि 200 पार पहुंच जाएंगे। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी तो 90% की बात कर रहे थे, हालांकि अब वो 110 पर आ गए हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट से सबसे जो है रिपोर्ट ली हो। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भाई सेकेंड फेज जो है वो करो या मरो की स्थिति है। अगर आपने बहुत शानदार कर भी लिया फर्स्ट फेज में तो जब तक आप सेकेंड फेज में अपना खाता नहीं खोलेंगे अच्छे से, उस 18 को बीजेपी 36 मिनिमम, अगर 110 भी हम मान लें तो भी आपको 36 से ज्यादा यानी कि डबल से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस करनी है तो ही आप सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में ये मुमकिन हो पाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। टीएमसी से संजय सरकार हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो सभी से एक-एक करके बातचीत करेंगे, चुनावी विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन के शर्मा जी, ये इतना बड़ा जो कॉन्फिडेंस आ रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? क्या आपके पास जो आपके तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो है, या फिर भाई पार्टियों को तो माहौल बना के रखना होता है क्योंकि सेकंड फेज में आके आपकी वेव जो है वो फिजल आउट हो जाती है? पिताजी जी, ये कॉन्फिडेंस बंगाल की जनता से हमें मिल रहा है। जो पहले फेज में जो चुनाव हुए हैं
वहां जो वोट पड़े हैं और जनता का जो रुझान है, जनता का जिस ढंग से समर्थन हमको देखने को मिला है और इतने बड़े संख्या में वोटिंग होना, 90% से ऊपर की पोलिंग होना, ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और ठीक कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, पहले भी इसी तरह पोलिंग होती थी, बस लेकिन जो फॉल्स वोट थे उसका पूरा पूरा फायदा तृणमूल कांग्रेस उठाती रही है। इस कारण से अब इस बार वो मौका नहीं है, वो मौका ये इनके हाथ से निकल गया है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं। और एक बात और बता दूं, हम क्यों कॉन्फिडेंट हुए। पहले फेज का चुनाव परसों खत्म हुआ और कल ही तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के विरुद्ध विशेषाधिकार लेकर आ गई महाभियोग का। क्या कारण है? अभी तो पूरे चुनाव भी नहीं हुए साहब, इतनी बौखलाहट में ममता बनर्जी आ गई कि आप जो है चुनाव आयोग के प्रति अगेंस्ट। सर, आपका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ममता बनर्जी की बौखलाहट। ठीक है सर, के शर्मा सर, कौन बौखला रहा है, किसके पास एडवांटेज है, लेकिन इसे एक सेकंड लाइफलाइन भी कहा जा रहा है, जो सेकंड फेज है ना। यहाँ पे संजय शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं टीएमसी से। एक बात केवल, चलिए बोलिए अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बस इतना एक बात कह रहा हूं, यदि ये बौखलाहट, ये हार क्या बौखलाहट नहीं होती तो ममता बनर्जी की पार्टी कल ही संसद, जबकि ना भी संसद चल रहा है न कुछ है, और कल आप महाभियोग लेके आ रहे हैं चुनाव आयुक्त के अगेंस्ट में। ठीक है, आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट इतना कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब आप ये नौटंकी नाबाजी कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। आप समझ गए कि हम चुनाव हार रहे हैं। पहले से कहो हमने तो जी महाभियोग दे दिया था जी, हमने तो पहले ही आरोप लगा दिया था, चुनाव आयोग तो सर, आप लोग दोनों लोग बड़ी बड़ी बातें करने का मैं आपको एक एक मौका पूरा दूंगी आपके जीत के दम का, लेकिन उसके बाद मैं डेटा पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि अंततः सवाल ये उठता है, नारे अपनी जगह होते हैं, दावे अपनी जगह होते हैं, हर पार्टी करती है, ठीक है, निर्दलीय से लेकर सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्ष हो, हर कोई कहता है हम ही जीत रहे हैं। लेकिन डेटा क्या कहता है, नंबर गेम क्या कहता है, वोट परसेंटेज क्या कहता है, वो मैं आपके सामने रखूंगी। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, यहां पर सीधे सीधे बौखलाहट करार दे रहे हैं वो दीदी के, वो कह रहे हैं कि आपको लग गया है कि आप हार रहे हैं, तो सरेंडर कर दिया दीदी, आप कोशिश कर रही है कि विजय रथ जो बीजेपी का चला है उसे सेकंड फेज में रोकेंगी? जरूरत नहीं है, पहले फेज में इनका काम ऐसा तमाम हो गया है कि अब सेकंड फेज के अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे दावे कर रहे हैं। फर्स्ट फेज की हकीकत यह है कि इनके अपने ही लोग वोट का टाइम खत्म होने से पहले, काफी पहले अपनी जगह छोड़ चुके थे। यह फर्स्ट फेज की कहानी है, काफी सारी विधानसभाओं में ऐसा हुआ है। तो इसलिए सेकंड फेज में इतने बड़े बड़े दावे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे सिर्फ। और मैं आपको बताता हूं, पिछली बार फर्स्ट फेज में इनकी सीटें थी 59, आपकी बार 8 से 9 सीट इनकी कम होने जा रही है फर्स्ट फेज में ही। ठीक है, और किसी भी हालत में वो उससे ऊपर आ नहीं सकते। और सेकंड फेज में तो ये लगभग साफ है, 18 सीटें इनकी पहली थी, 12 से 13 सीटें इनकी आएंगी सेकंड फेज में मैक्सिमम। ठीक है, और चुनावी नतीजे 4 तारीख को फैक्चुअल बात करते हैं। पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 90, 92 ऐसे जाता था, और उसका नतीजा क्या होता था कि जो कलकत्ता का, मतलब सॉरी पश्चिम बंगाल का जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज होता था वो अच्छा रहता था, काफी ज्यादा अच्छा रहता था दूसरे राज्यों की तुलना में। तो इस बार हमने एक पैटर्न देखा है, वो आपने भी देखा होगा क्योंकि चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज कर दिया, सबके सामने है कि जो हिंदू डोमिनेंट वाली सीटें हैं, हिंदू बहुल सीटें हैं, हिंदू वोटर भी ह्यूज टर्नआउट में निकला है। तो क्यों ना माना जाए कि वो बीजेपी का परंपरागत वोटर है, अभी भी मौजूदा स्थिति में 50% में अभी भी बीजेपी के पास है। तो एंटी इनकम्बेंसी, हिंदुत्व की वेव क्यों नहीं उसको घर से बाहर निकालने में कामयाब हुई होगी, और ये उनके हक में क्यों नहीं गया होगा? अरे हिंदू वोट सारे यदि इनके होते तो हम कहाँ हैं? हमारा तो बेस ही बंगाली और हिंदू वोट हमारा तो बेस ही है जो है, और मुस्लिम वोट भी हमारा बेस है। 294 की असेंबली में 217 सीट लानी या उससे ज्यादा सीटें लानी किसी एक कम्युनिटी के दम पर है क्या? इसका मतलब है राज्य की हर कम्युनिटी ने, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने हमारी सरकार को समर्थन दिया है। और 2024 में लोकसभा चुनाव में इनको 18 से 12 सीट आने का मतलब है
इनके अपने जो परंपरागत वोटर थे वो इनकी चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुके हैं, इनसे वापस आ रहे हैं। और इस बार देखिएगा 18 से 12 के प्रोपोर्शनेट में भी इनके सीटें कमेगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, मैं सेकंड फेज का एनालिसिस भी करूंगी। सेकंड फेज में आप कहां से, ठीक है, बीजेपी के शर्मा जी आप बोले, वो बोले, सबको मौका दे रही हूं, लेकिन मैं आप सेकंड फेज के एनालिसिस पर आऊंगी। उससे पहले एक छोटा सी रिएक्शन में सुदर्शील घोष जी से पूछना चाहती हूँ। सुदर्शील घोष जी हमारे साथ एडिटर देवबंधु मीडिया ग्रुप के इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुदर्शील जी, ठीक है, पार्टियों के पास तो भाई जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके रखना है। सेकंड फेज में अभी वोटिंग बाकी है और हर कोई जीत का दावा करेगा ही और बनता भी होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो जिस तरह का वोटर टर्नआउट हमने हिंदू डोमिनेटिंग सीट्स पे देखा है, ये पैटर्न आपने पहले कई चुनाव कवर किए होंगे, इससे पहले कभी ऐसा इस तरह का पैटर्न आपको हिंदू डोमिनेटिंग सीटों पर मिला देखने को? नहीं, मैं एक प्रश्न के शर्मा जी, सुदर्शील घोष जी से पूछ लूं एक सवाल कि यदि आपके पास इतने कॉन्फिडेंट हैं तो कल आपने चुनाव आयोग के अगेंस्ट महाभियोग क्यों लाया? ठीक है के शर्मा जी, ये सवाल पूछूंगी मैं, डेटा पे बात कर लूं आज प्लीज। ठीक है, मैंने सबसे पहले ही सवाल उनसे वही पूछा था, उन्होंने जवाब दे दिया। अब सुन लीजिए सुदर्शील घोष जी, आपको जवाब दे अरे भाई स्पीकर ने। एक मिनट के शर्मा जी, लेट्स टॉक ऑन डेटा ऑफ द सेकंड फेज प्लीज। सुदर्शील जी, आप एक छोटा सा जवाब दें, उसके बाद फिर हम डेटा दिखाएंगे और वो डेटा मैं इन दोनों नेताओं के सामने रखूंगी और आपके सामने भी रखूंगी कि सेकंड फेज में आखिर कमल खिलेगा तो कैसे खिलेगा। लेकिन जो हाई वोटर टर्नआउट है फर्स्ट फेज का हिंदू डोमिनेटिंग सीटों में, क्या वही बीजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह है? देखिए, मैं जो चुनाव है वेस्ट बंगाल का चुनाव 1998 से फॉलो कर रहा हूँ। तो वेस्ट बंगाल चुनाव छोड़ दीजिए, इंडिया का किसी भी चुनाव आप ले लीजिए, इतना हाई टर्न अराउंड कभी नहीं हुआ। तो इससे एक बड़ा रीजन ये भी आ रहा है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इस बार हम नहीं वोट डालेंगे तो एसआईआर के बाद ये पहले वोट है, सो वहां पर बाद में हमारा नाम काट जाए, ये एक डर काम कर रहा है। बट ये जो डर काम कर रहा है, हमारा जो एग्जिट पोल के लिए टीम कर रहा है, उससे जो फीडबैक आ रहा है वो मेनली मुस्लिम कम्युनिटी में आ रहा है। बाकी जो उत्सवों के माहौल में वोट हुआ, इतना हाई टर्न अराउंड हुआ हिंदू मोहल्लों में, उसमें दो रीजन है। एक तो जो माइग्रेंट वर्कर है, जो बाहरी राज्यों में काम करने जाने के लिए मजबूर होता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में ना तो इंडस्ट्री है ना तो गवर्नमेंट जॉब है, तो वो लोग वापस आए और वो ये चाहता है कि ये वेस्ट बंगाल भी भाजपा रूल स्टेट बन जाए। क्योंकि अगर उसको भाजपा रूल स्टेट में जाके ये माइग्रेंट वर्कर बनना पड़ता है तो वहां पर रहने खाने के लिए बहुत सारे पैसा देना पड़ता है। तो अगर वेस्ट बंगाल भी रहे तो ये उसका सेविंग्स हो जाए। तो ये एक थॉट काम कर रहा है माइग्रेंट वर्कर के लिए जो हिंदुओं है, और वो आके भर भर के वोट किया। ठीक है। दूसरी बात, जो 2021 और 2024 में वोट नहीं डाले थे, वोटर लिस्ट में उसका नाम था, वो लोग इस बार जो ईसीआई ने माहौल बना दिया जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। अब देख लीजिए 40,000 बूथ के आजू बाजू में वोट हुआ, तो उसमें बस मैक्स टू मैक्स पूरे दिन में 200 to 250 बूथ्स में कुछ गंडगोल झमेला होने का बात हुआ है। और जहां पर भी ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुआ, वहां पर मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स के अंदर क्यूआरटी आए और उसको पूरा संभाल लिया। तो ये जो माहौल बन गया, तो इसलिए लोग भारी मतदान किया। और यहाँ पर ये भारी मतदान होने के कारण टीएमसी के लिए बहुत ही टफ इक्वेशन हो रहा है। लेकिन सुदर्शील घोष जी, हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने महाराष्ट्र देखा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी देखा था, हमने कई जगह स्टेट ऐसे देख लिए हैं कि भाई जहां पर हाई वोटर टर्नआउट, आजकल प्रो इनकम्बेंसी, पहले एक जमाना था जब इंटरप्रेट करते थे हम सब लोग कि अच्छा सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जनता घर से बाहर निकली। फिर एक पैटर्न आया कि नहीं, सत्ता से उखाड़ने नहीं, जो फ्रीबीज हैं उनका कर्ज चुकाने के लिए जनता बाहर निकली है। तो बंगाल में आके ये फिलॉसफी काम क्यों नहीं करेगी? आजकल तो प्रो इनकम्बेंसी चल निकली है। नहीं, देखिए, यहाँ पर जो हिंदू वोटिंग का टेंडेंसी था इतने दिन, किसी भी असेंबली आप उठा लीजिए जहां पर हिंदू डोमिनेटिंग है, वहां पर हिंदुओं का पोलिंग 76 to 78% होता था। और जहां पर मुस्लिम के बाद माना जाए तो वो लोग 92 to 93% वोटिंग करते थे। अभी एवरेज ही 92 to 93% आ गया है। इसके मतलब मुस्लिम कम्युनिटी और भी ज्यादा वोट डाले, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 95-96% होगा। तो इसके मतलब हिंदुओं का जो वोट है वो 90% के आजू बाजू में है। ठीक है। तो पहले जो 78% होता था, अभी वो 90% में आ गया है। उसके मतलब 12% ऑफ हिंदू वोट इंक्रीजिंग। और हिंदुओं के पास एक भी रीजन नहीं है वो प्रो इनकम्बेंसी के लिए वोट करें, वो तो एंटी इनकम्बेंसी के लिए ही वोट करेंगे। तो यहाँ पर ही चेंजेस हो रहे हैं डेटा, और ये तृणमूल। चलिए, तो कलकत्ता का विकास ऐसा नहीं है कि प्रो इनकम्बेंसी के लिए वोट किया जाए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, 27 में आपको भी चुनावी समर में कूदना है और 27 का नतीजा ही 29
का जो डायरेक्शन है, दशा और दिशा, वो तय करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो जिस तरह से बीजेपी बंगाल में पोलराइज इलेक्शन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर हम इस बात को, इस डेटा को जैसा ज्यूम कराया जा रहा है वैसा माना है, तो कोई टेंशन हाई है कि भाई ठीक है? देखिए पिनाज जी, देखिए ये जो कहीं कोई रिटन फैक्ट नहीं है कि वोटर टर्नआउट हो जाएगा तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, और ये इतिहास ने भी बताया है। अगर आप याद कीजिए 2001 में जब बंगाल का नहीं चुनाव सर, मैं हुआ एंटी था, इनकम्बेंसी की, मैं पोलराइजेशन की बात कर रही हूँ कि भाई ठीक हाँ, है, मुस्लिम एक मुश्त मैं निकला, मुस्लिम ने कहा मेरा वोट कट रहा है, मुझसे अत्याचार हो रहा है, बीजेपी आएगी तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर लेगी, ये परसेप्शन नैरेटिव बना। आमतौर पे हिंदू उदासीनता के साथ वोट करता है। देखिए ये तो फैक्ट है, डेटा ही सपोर्ट करता है कि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट होती है वहां पर वोटर टर्नआउट अच्छा होता है। आउट ऑफ फियर हो, क्या वजह हो, माइनॉरिटी हो, ये इंटरप्रिटेशन है। लेकिन इस बार हिंदू बहुल सीटों पे जो हाई वोटर टर्नआउट है, तो वो क्या कहीं ना कहीं अलार्मिंग आप लोगों के लिए भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं अलार्मिंग। हम यही तो आपको बताना चाहते हैं। 2001 में सीपीआई के रहते हुए 75.29% की वोटिंग परसेंटेज हुई, सीपीआई जीती, और 2006 में 81.97 मतलब लगभग 82% वोटर टर्नआउट, लगभग 6% बढ़ा, सीपीआई फिर बहुमत से आई। ये बंगाल ने कभी इस बात को माना ही नहीं कि वोटर टर्नआउट बढ़ने से एंटी इनकम्बेंसी होती है, पहली बात। दूसरी बात, 2021 में हम डाटा पे बात करते हैं, टीएमसी 48% वोट लेके आई थी। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि टीएमसी को सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया? लगभग 50% लोगों ने ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास रखा, और भारतीय जनता पार्टी जो डींगे मारती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो 80 सीटें भी नहीं ला पाई। सर ममता बनर्जी तो आपकी भी उम्मीद है इंडिया अलायंस की, क्योंकि ममता का ये किला था जो बहुत मजबूती से वो थामे खड़ी हुई थी। अगर ये किला, इसमें सिंधमारी होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी इंडिया अलायंस को। कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो पिछला बार सीपीआई का वोट बीजेपी में गया था, इस बार वो भी नहीं जा रहा है, वो वापस सीपीआई में और सीपीएम में चला गया है। सर वही तो, चलिए आपने बहुत अच्छी बात की सर, उसमें ये भी एक टेंशन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सीपीआई 50 के नीचे जा रही है। इस पे कोई डिनाई नहीं कर रहा कि इस बार लेफ्ट अच्छे से लड़ रही है, नए चेहरों को मौका दिया है, उसने भी मेहनत की है, साइलेंटली काम किया है, ठीक है, और कांग्रेस भी अच्छी जगह से लड़ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि चलिए हो सकता है बीजेपी ना जीते, लेकिन टीएमसी तो हारी जाएगी ना, और उसके बाद ऑटोमेटिकली बीजेपी जीत जाएगी अगर लेफ्ट और कांग्रेस का, क्योंकि पिछली बार भी 12 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का मार्जिन और लेफ्ट को मिले वोट, कांग्रेस को मिले वोट जो हैं वो उससे ज्यादा थे। जी, लेकिन आप पूरा इतिहास में तो बताइए, 2011 में भी सीपीआई और कांग्रेस अच्छा लड़ती थी, ममता जी जीती। 2016 में भी कांग्रेस और सीपीआई लड़ती थी, फिर ममता जी जीती, और 2021 में भी लड़ी, वहां पे भाजपा आ गई उनकी जगह पर, लेकिन ममता जी का ग्राफ बढ़ता चला गया। मैं वही कह रहा हूं, कोई दोहराई नहीं है सर कि दीदी ने तमाम चीजों को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया है, और इस बार भी प्रो इनकम्बेंसी के साथ सरकार बन रही है। चलिए सरकार बन रही है, किला नहीं ढह रहा है, लेकिन फिर और इसको अब इंटरप्रेट करते हैं जी। शुद्धशील घोष जी, मैं आऊंगी, कुछ डेटा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि जो सेकंड फेज की 142 सीटें हैं वो दरअसल बीजेपी के लिए एक तरह से सेकंड लाइफलाइन, ममता बनर्जी के लिए सेकंड लाइफलाइन है, क्योंकि अगर फर्स्ट फेज में बीजेपी के लिए माना जाता है अच्छा फेज है और वहां पर उसका संगठन भी मजबूत है, समीकरण भी उसके हक में जाते हैं, लेकिन जो सेकंड फेज है, आपके स्क्रीन पर डेटा दिख रहा होगा, सेकंड फेज बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहता है। 142 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 123 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 18 सीटें हैं, अन्य को 1 सीट मिली है। अब अगर इसको आप थोड़ा फर्दर रीजन वाइज बात करें तो साउथ बंगाल से ही सीट आई हैं, 107 सीटें हैं साउथ बंगाल की, और बीजेपी के पास 18 हैं, यानी कि जो पूरे की पूरी सेकंड फेज की 142 सीटें हैं उसमें से 18 साउथ बंगाल से आई हैं और टीएमसी के खाते में 89 गई हैं। अब बात करते हैं भद्रलोक की। जी हां, भद्रलोक, ग्रेटर कोलकाता, इस रीजन में बीजेपी नील बटे सन्नाटा है, 0, और कहा जा रहा है कि भाई भद्रलोक में जब तक सेंध नहीं मारेगी ना बीजेपी, तब तक ये जो 18 है भाई दुगना दे देंगे, तो 18 का 36 और 110 का दावा आप कर रहे हैं, हो सकता है 100 पे आके गाड़ी ठहरे, चाहिए तो आपको कम से कम 48-50, तो कहां से आएंगे अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाए बीजेपी के लिए? तो क्या बीजेपी इस फेज में वाकई में भद्रलोक में कुछ किला ममता दीदी का भेद पाएगी, भद्रलोक के हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाएगी? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा कमल खिलाने का मौका कहां कहां है और कहां कहां बीजेपी जो है बुलिश है, ये भी हम आपको बता दें। जहां पर सीटें ऐसी हैं, आप देखिए, कालना, तारकेश्वर, विधाननगर, बर्धमान दक्षिण,
तेहटा, ये वो सीटें हैं जहां पर हार जीत का मार्जिन जो था टीएमसी और बीजेपी के बीच में वो 10,000 से कम रहा था। तो अगर अब स्थितियां पलटी हैं, बीजेपी ने भी कोर्स करेक्शन किया है, बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई को उसने सुवेंदु बनाम ममता बनर्जी कन्वर्ट कर दिया है, अपनी स्ट्रैटेजी में भी हार्ड हिंदुत्व की लाइन को अलहदा रखा है उन्होंने, और एंटी इनकम्बेंसी पे फोकस किया है, नौकरी पर, महिला सुरक्षा पर फोकस किया है, तो क्या बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया है वो बीजेपी को भद्रलोक में कहीं ना कहीं जगह दिलवा पाएगा? और क्या वाकई में अब एक बार दो बार, अब वाकई में क्या भद्रलोक को भी लगने लगा है कि भाई ठीक है, ट्राई करते हैं, ये बहुत मोनोटोनस हो गया है, काम नहीं हुआ है? तो ये भी बीजेपी जो बुलिश है वो ऐसी सीटों पर है, मैं एक बार दिखाऊंगी कि जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है 5,000 से भी कम रहा है, ऐसी भी सीटें हैं। तो ये 90 सीटें अगर आपको दूसरे राउंड में आपको चाहिए कि भाई ठीक है, आप पहले राउंड में अगर आप कह रहे हैं, जैसे कि आज हेमंता बोल रहे थे, हेमंता बिस्वा शर्मा के 200 पार जाएंगे, भाई 148 तो चाहिए ही चाहिए अगर सरकार बनानी है। 200 पार के लिए अगर आप कह रहे हैं, आप ही की बात को मान लेते हैं, बीजेपी की बात को, कि 110 उसमें से आई, तो 142 में से 90 कहां से लाएंगे? अब जरा वो सीटें देखिए, हावड़ा उत्तर, बालागढ़, बल्ली, पूर्वस्थली उत्तर, यहां पर बीजेपी की हार जीत का मार्जिन जो है वो देखिए 3,841, 5,522, 5,584, 6,237, 6,706। तो ये मार्जिन जो है वो कवर अप हो सकता है। तो यहां पर बीजेपी को थोड़ी उम्मीद है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है वो 10,000 से कम है, तो वो मार्जिन पाटा जा सकता है और उन्हीं पर बीजेपी मेहनत कर रही है। के शर्मा जी, ठीक है, कुछ तो मार्जिन पटेगा और कुछ मदद आपकी लेफ्ट और कांग्रेस कर देंगे वोट काट के, यही उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए विनाथ जी, बहुत बहुत जो है हम विश्वास से इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि मैंने पहले भी कहा, बंगाल की जनता जो है अपना जन समर्थन दिखा रही है। आपने कई आंकड़े बताए, मैं किसी आंकड़े को डिनाई नहीं कर रहा हूं आपके, क्योंकि आपका चैनल है, आप कई आंकड़े निकाल रहे हैं, लेकिन मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ ही राज्य है त्रिपुरा, लगभग सेम सोच का राज्य है ये। और त्रिपुरा में क्या हालत थी? हम 3 सीटों पे थे, और जब वेव था और जब वेव चला तो हम कहां तक गए? हम 60-70 सीटों से ऊपर निकल गए। लोगों को समझ ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ वामपंथ का, क्या हुआ तृणमूल कांग्रेस का, क्या हुआ कांग्रेस का। तो जब वेव बनता है तो ये जो एक इलाके निकालते हैं ना, ये डाटा काम नहीं आता। मैं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के यहां बैठे हुए हैं, मैं इनको ही बताता हूं एक बात। 2012 में क्या पोजीशन थी? 2012 में हमारी तो कुछ सीटें ही नहीं थी, और हमें सुनाया जाता था कि भाई आप तो उत्तर प्रदेश में अपनी गिनती 125 सीट छोड़ के कीजिए, क्योंकि ये सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। लोकसभा में बताते थे 25 सीटें छोड़ के कीजिए, क्यों? मुस्लिम बाहुल है। क्या हुआ 2017 में? 2017 में क्या हुआ? हम 300 से ऊपर सीटों पे चले गए। तो आप कह रहे हैं आपको वेव नजर आ रही है? डेटा अपनी जगह है, ठीक है, सारे डेटा धरे के धरे रह जाएंगे, बीजेपी 200 पार होगी, परिवर्तन मांग लेती है तो कोई सीमा नहीं बचती, कोई डाटा नहीं चलता। तो सिंहासन खाली करो दीदी, अब जनता आती है वाला मामला चल रहा है। आपको ऐसी वेव दिख रही है, सुनामी वहां नजर आ रही है। संजय शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय शर्मा जी, आपके पास आऊंगी और आपके पास भी आऊंगी, सभी के पास। जरा मैं एक डेटा पढ़ देती हूँ और अपनी स्क्रीन पर भी मैं चाहूंगी हमारी टीम जो है ये हमारा डेटा सामने रखे, ग्राफिक्स हमारे। 10,000 से कम अंतर वाली सीटें जो हैं कुल 18 हैं, जिसमें से टीएमसी के खाते में 14 गई हैं। ग्राफिक्स नंबर 4 है हमारा, उसको जरा हमारे सामने रखें। 10,000 से कम सीटें जो हैं वो 18 हैं, जिसमें से टीएमसी के खाते में 14 गई हैं और बीजेपी के खाते में 4 गई हैं। तो बीजेपी को उम्मीद कर रही है कि भाई कम से कम अगर 14 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से कम के मार्जिन पे थी, तो उसमें कोशिश कर ली जाए। अब बात करते हैं 10 से 20। तो यहां से भी अगर हम कहें बहुत ही बुलिश हो जाएं कि सारी की सारी बीजेपी के पास आ जाएंगी, भाई ऐसा भी हो सकता है बीजेपी के जो 4 हैं वो भी चली जाए, टीएमसी भी तो मेहनत करेगी ना। लेकिन हम बुलिश हो जाते हैं, मान लेते हैं कि ये भी बीजेपी के पास आ जाती हैं, तो यहां से बीजेपी 14 सीटों का गेन कर सकती है। तो एक तो ये विन विन सिचुएशन, एकदम आइडियलिस्टिक सिचुएशन बीजेपी के लिए है। बीजेपी के दावों को अगर कहां से पूरा करें, हम इसी का पूरी चर्चा आपको दिखा रहे हैं। फिर 10 से 20,000 वाली 25 सीटें हैं, उसमें 18 टीएमसी के पास हैं और 7 बीजेपी के पास हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है टीएमसी मेहनत करके वो 7 भी ले जाए, जैसे कि यहां पर अभी संजय शर्मा जी दावा कर रहे हैं कि हम ले जाएंगे। 20 से 30,000 वाली सीटें हैं 38, और उसमें से टीएमसी के पास है 34 और बीजेपी के पास है 3, यानी कुल मिलाकर 18 + 25। अगर बहुत इजीली विनेबल सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि जो मार्जिन है 20,000 तक का फिर भी पाटना आपके लिए आसान हो सकता है, या फिर आपकी मदद लेफ्ट और कांग्रेस के वोट कट के हो जाए।
उससे ज्यादा की सीटें जो होती हैं उस मार्जिन को विधानसभाओं में, क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है, उसमें बांटना आपके लिए मुश्किल काम हो सकता है। हम एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में बीजेपी को अगर ये सीटें दे भी दे तो ही सरकार यहां पर बन सकती है, और फिर तो वाकई में जैसे की बात हो रही है सुनामी वेव सब कुछ आ सकता है। शुद्धशील घोष जी, आप जरा समझा दीजिए, अब संजय शर्मा जी से जवाब लूं, पहले आप बता दीजिए कि वाकई में क्या बीजेपी इन्हीं सीटों को फोकस कर रही है कि 20,000 से कम वाले को मैं टारगेट कर लेता हूं, थोड़ी मदद कांग्रेस कर देगा, थोड़ी मदद लेफ्ट कर देगा और थोड़ी मेहनत मैं कर लूंगा? नहीं, देखिए यहाँ पर अभी जो सिचुएशन हुआ है उसके लिए अभी लेफ्ट या कांग्रेस का हेल्प स्पेशली साउथ बंगाल में तो भाजपा को नहीं चाहिए। वो अकेले के दम में ही ज्यादा से ज्यादा सीट निकल सकते हैं। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? कहां से बोला आपने? सॉरी सर, मैं आपको सुन नहीं पाई, कहां से बोला आपने? ये जो साउथ बंगाल का जो 142 सीट्स का इलेक्शन हो रहा है, जो दूसरे चरण में वोट होगा, वहां पर लेफ्ट या कांग्रेस वोट काटे और भाजपा जीते, ऐसे सिचुएशन आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, फाइट यहाँ पर डायरेक्ट भाजपा बनाम टीएमसी का ही होने वाला है। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ? मैं दो डेटा फैक्ट आपके सामने रखूंगा। दादा ने एक चीज बोले कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था वहां पर भाजपा की सीट घट के 18 से 12 हो गया, ये तो सच बात है। बट अगर आप उसका डीप एनालिसिस करो तो उस सिचुएशन में भी जहां पर भाजपा की सीट कम हुई, वहां पर 89 ऐसे असेंबलीज थे जहां पर भाजपा टीएमसी से आगे चल रहे थे, जहां की 2021 में भाजपा ने 77 सीट ही जीत पाए। तो उसके मतलब भाजपा का ओवरऑल लोकसभा सीट कम हो सकता है, बट असेंबली वाइज भाजपा बेटर सिचुएशन में था। दूसरी चीज, ये जो भद्रलोक का वोट आप बोल रहे हैं, कोलकाता या ग्रेटर कोलकाता का, तो वहां पर जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर 62 ऐसे काउंसिलर वार्ड्स है जहां पर भाजपा अभी आगे चल रहा है। इसलिए कोलकाता जहां पर 2021 में 11 सीट्स ही टीएमसी वाले को मिला था, इस बार वहां पर 5 to 6 सीट्स है जहां पर भाजपा का खाता खोल सकता है या भाजपा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज देखिए, जो मोतुआ वोट है, जो स्पेशली नोदिया डिस्ट्रिक्ट में है, रानागढ़ सेगमेंट में है, कृष्णानगर में भी कुछ है, और दूसरी बात है जो बोनगा है, जो उत्तर 24 परगना जिला का बोनगा लोकसभा सीट है, वहां पर भी भर भर के मोतुआ है। तो वो जो सेगमेंट है वो एकदम घर बन गया है भाजपा के लिए। लेकिन एक सेकंड में आपको रोकूंगी शुद्धशील जी, नदिया की 17 सीटें हैं, अभी बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, मथुआ वोट और सनातन वोट वहां पे अच्छी तादाद में। लेकिन दीदी अपने हर चुनाव प्रचार में टीएमसी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई मथुआ भी नाराज है, आपने कहा था कि बहुत कुछ मिलेगा लेकिन न कार्ड मिला न कुछ हुआ, तो वो भी नाराज है। तो ऐसा हो सकता है नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि दीदी के साथ चला जाए? नहीं, पहले जो इनिशियल ऐसा हुआ जब मुतवा लोगों के नाम बांट वहां से निकल गया, तब वहां पर गुस्सा था, ये फैक्ट है। बट बाद में क्या देखा गया कि अमित शाह जी ने स्पेशल सीए कैंप लगा दिया वेस्ट बंगाल के लिए। ये मुतवा लोग जो बेसिकली बांग्लादेश से आया है, जो हिंदू अपने धर्म बचाने के लिए, अपने जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, वही ये मुतवा लोग है। तो बेसिकली इन लोगों के लिए सीए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही चालू कर दिया था। बट इन लोगों को गलत समझाया गया कि आप अगर सीएए के अपील करते हो तो आप पहले आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया। तो इसलिए अभी तक इंडिया में आके आपने जितने भी पैसे बनाया, जितने भी आपका बैंक अकाउंट में पैसा है, वो हर चीज आपका जब्त हो जाएगा। और ये लोग मतलब एजुकेशन का जो परसेंटेज है ये थोड़ा लो है ये सेगमेंट में, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग। वो नए कंट्री में आके अपना जान बचा रहा है, वहां पर घर बैठा रहा है, तो वो लोग प्रोवोक हो गया था और सीएए के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए उसका नाम बाहर हो गया। बट अभी क्या हुआ, ये सीएए कैंप लगाने के बाद जो मुतवा वहां पर अप्लाई कर रहा है और प्रॉपरली बांग्लादेशी हिंदूज है यहाँ पर आके ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों को सारे सिटीजनशिप मिल रहा है। तो ये मुतवा लोग समझ गया है कि हम लोग अगर भाजपा को वोट देंगे तो ही हमको सीएए मिलेगा, यहाँ पर नागरिकत्व मिलेंगे। क्योंकि टीएमसी वाले जो है वो सीएए के डेड अगेंस्ट था, तो टीएमसी वालों वापस आ गए तो हमारा ये जो सिटीजनशिप है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है तो सर, आप ही के डेटा को आगे लेके जाती हूँ संजय शर्मा जी के पास। संजय शर्मा जी, यहाँ पर हमने बीजेपी कैसे अपने जीत के दावे कर रही है, कौन कौन सी चीजों पे बुलिश है? एक, लो मार्जिन वाली सीटें, दूसरा सनातन मथुआ जो बेल्ट है पूरा का पूरा, वहां पर वो थोड़ी बुलिश है, और तीसरा जो आपने लॉजिक दिया था वही लॉजिक का डेटा मैं आपके सामने रखने वाली हूं। हमारा जो ग्राफिक्स है 6 नंबर, उसमें दिखा है कि 2021 में जो जीते, जहां पर 2024 में जिन सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली, उनके नाम मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, ठीक है? हाबरा, बालगढ़, तेहटा, विधाननगर, कृष्णनगर दक्षिण, सप्तग्राम, जोरासांको, चंचुरा, श्यामपोखर, संदेश खाली। तो यहां पर 2021 में जो आप ही का डेटा, आप ही का तर्क था ना कि भाई 18 से कम होकर 12 रह गए, तो वहां पर 2024 में लीड ली बीजेपी ने, जहां पर पहले 2021 में आपने जीत दर्ज की थी। तो भाई अगर ऑप्टिमिस्टिक होना है, भाई आप तो नेगेटिव दिखाएंगे, बीजेपी तो पॉजिटिव देखना चाहेगी ना, वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको
ये 2024 लोकसभा में घोष जी ने भी कहा कि वो 89 सीटों पर, असेंबली सीटों पर बीजेपी आगे है। लेकिन आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे थी। ये बात थोड़ी होती संजय शर्मा जी, वाला लॉजिक आप ही ने दिया था, उन्होंने जब इंटरप्रेट कर दिया तो आप अपना रेफरेंस पॉइंट 2019 पे ले जा रहे हैं। नहीं मेरी बात जो सूट करेगा वो वाला डेटा लेंगे। नहीं 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ, इनकी सीटें आई 77, जो ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है। फिर 2024 के लोकसभा को आप देखोगे, इनकी 18 से 12 हो गई, उसी प्रोपोर्शनल में इनकी सीटें रहनी चाहिए, 2-4 कम नहीं चाहिए। एक नंबर 2, मतुआ संप्रदाय के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है। जिन मतुआओं के नाम 2002 की लिस्ट में था और एसआईआर 2002 से हो रहा है, उनके नाम क्यों काटे जा रहे हैं? मतुआ का पूरा संप्रदाय जो हिंदू सनातन पद्धति को, हिंदू सनातन धर्म के एक स्तंभ है, उनके साथ विश्वासघात किया है। मतुआ इलाकों में बीजेपी के नेता लोग जाने से बच रहे हैं। घोष जी को बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना, इनके चश्मे का मुझे लगता है एक नंबर फिक्स है, जो बीजेपी के लिए ही देखता है जो सुख सुविधा देखनी हो। ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी की हम बात करेंगे तो ये लोग कहीं नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा घोष जी, मैं यहाँ पर हमारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन ही दीजिएगा। मुझे बता दीजिए कि जैसा कि के शर्मा कह रहे हैं कि वेव है, ठीक है, क्या ये आपको कोई वेव वाला चुनाव नजर आया? आप ग्राउंड 10 सेकंड और कहना चाहूंगा। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए आप। बिल्कुल, विपक्ष को ज्यादा मौका मिलना चाहिए, मेरा मानना है। बोलिए। के शर्मा जी ने त्रिपुरा का एग्जांपल दिया था कि कैसे वो त्रिपुरा में बहुत अच्छा त्रिपुरा बोलने के लिए थोड़ी ना बुलाया आपने। नहीं अरे आपके पास आएंगे के शर्मा जी, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको भी मौका मिला। त्रिपुरा में जिला परिषद के चुनाव हुए थे और वहां ठीक है सर, डेटा एक ऐसी चीज है जो हम हर कोई अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है। के शर्मा जी के पास मैं जाऊंगी। शुद्धशील घोष जी, बस एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद मेरे को सबके पास जाना है। सबसे आसान होता है हमें ब्लेम कर देना कि हम मौका नहीं दे रहे। वेव जो कही जा रही है, भाई अगर बीजेपी वाकई में 200 पार जाएगी तो ये तो सुनामी और वेव ही होगी, जिससे बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा दिखा आपको जब आप गए ग्राउंड पे? 200 होगा, ये टीएमसी के लिए होगा, भाजपा के लिए होगा, ये तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। बट एक इक्वेशन मुझे जो अभी रीड हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेटेड है, तो यहाँ पर 65 to 70% कंसोलिडेशन यहाँ पर भाजपा के लिए देख रहे हैं। अगर सच में ये कन्वर्सन होता है जो हमारा डेटा आ रहा है, तो एक्चुअल में वो देखा जाए तो 45.5 से 49% तक वोट परसेंटेज हो सकता है। जहां पर 30% मुस्लिम वोट है, उसके अगर 80% भी टीएमसी के पास जाते हैं और बाकी बचा कुचा जो हिंदू वोट है वो जाता है, तो यहाँ पर टीएमसी का वोट मैक्स टू मैक्स 42% में जाएगा। आप यहाँ पर ये चौंकाकारी चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एसआईआर का डेटा डिलीट हुआ 91 लाख, वो माइंड में रखिए। वहां पर बोल रहा है कि बहुत सारे हिंदुओं का नाम घट गया है, बट हिंदुओं का नाम कहां पर घटा? बेसिकली जो एएसडी है, जो डेथ वोटर है, जिसको छप्पा लगाया जाता था, वो हिंदू वोटर है, मुस्लिम वोटर है, डजंट मैटर, वो नॉन एग्जिस्टिंग वोटर था जिसमें छप्पा होता था, तो वो वाला वोट घट गया अभी। और उसके ऊपर जो एडजुडिकेशन का डेटा है वहां पर आप देख लीजिए 90% नेम जो है वो मुस्लिम नाम निकल गया, क्योंकि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है। तो इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज पूरा चेंज हो रहा है। और अगर सच में 45% के ऊपर भाजपा का वोट चला जाता है, हमने कई बार देखा है कि वोट परसेंटेज पार्टियों के बीच में बिल्कुल बराबर का रहता है, लगभग मुश्किल से 1% 1.5% का अंतर होता है, लेकिन सीटों में बड़ा अंतर हो जाता है। ये भी हमने देखा है इतिहास के चुनावों में हर स्तर पर। करेक्ट। उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में इसको स्पेशली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि 45-46% अगर भाजपा का टोटल वोट आ जाता है तो वो 170 प्लस है। और अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट 42% और भाजपा का वोट 40% में भी होता है, वहां पर भी भाजपा का सीट ज्यादा आएंगे, 2% वोट तृणमूल को ज्यादा मिलने के बाद भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 85 सीट्स है वो पूरे के पूरे मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो वहां पर हाई परसेंटेज होता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। ठीक है, और यानी हो सकता है बड़े मार्जिन से सीटें जीतेंगे, बीजेपी हो सकता है कम मार्जिन से सीटें जीतेगी, और एट द एंड ऑफ अ डे परसेंटेज में उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपके नंबर सीटों के वो बदल सकते हैं। जी के शर्मा जी, अब आप बोलें। कन्वर्सन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। देखिए, मैं संजय शर्मा जी के ही लॉजिक पर बात कर रहा हूं। जब हमारी लोकसभा में 18 सीटें आई पिनाक जी, उसके पहले पश्चिम बंगाल में हमारी कितनी सीटें थी? एक भी सीट नहीं थी लोकसभा की। हम एकाएक 18 सीट जीत गए।
आधा ही लगभग 45%। आपकी 2 से 3 सीटें थी। इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, हमारी कितनी सीटें थी? 3 सीटें। हम 3 सीट से कितना बढ़कर गए? 77 सीट। कितने परसेंट की वृद्धि है? 77 सीट। कितना परसेंट हम बढ़े? तो आप इससे यह अंदाज करना कि भाजपा वहां कुछ नहीं है और हम ही सब कुछ है, ये नहीं है संभव। ये तो 4 तारीख को परिणाम मिलेगा। लेकिन मैं पुनः एक उसी प्रश्न पे आ रहा हूं जिस प्रश्न से मैंने शुरू किया। संजय शर्मा जी, जवाब दीजिए देश को, क्यों आप चुनाव आयोग के विरुद्ध गए हैं महाभियोग लेकर? हम तो वो भी पहले चरण के चुनाव के दूसरे दिन। हम तो पहले इसीलिए क्योंकि आपको उस दिन बहाने बनाना है, आपको बहाने बनाना है। आप पहले गए थे, एक मिनट में आप सुन लीजिए शांति से, पहले भी आप गए थे, आपको स्पीकर ने मना किया था। आप एक दूसरी बार केवल जनता को भ्रमित करने के लिए और अपना बहाना सही करने के लिए कि हार का बहाना क्या करेंगे, तो चुनाव आयोग, ये आपकी बौखलाहट, हताशा, निराशा को दर्शाता है। और यही नहीं, आप चुनाव हार चुके हैं, ये ममता बनर्जी समझ चुकी है। इसीलिए आनंद फानंद में चले गए पार्लियामेंट महाभियोग लाने के लिए। ठीक है, तो संजय शर्मा जी, आप लोग बहुत ज्यादा आत्मविश्वास खो चुकी है। ठीक है, वामपंथ और कांग्रेस वहां कहीं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चलिए, पूर्ण बहुमत की सरकार, 200 पार, ये सबके अपने अपने दावे हैं। ठीक है सरकार साहब, जरा आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष, क्या एसआईआर का मुद्दा जो है, हमने देखा कि बिहार के चुनाव में भी बनाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन जमीन पे जनता ने उसको उस तरह से लिया नहीं हाथों हाथ। जनता को शायद यही समझ में आया कि ठीक है भाई, अगर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी ड्यूप्लिसिटी ऑफ वोट है, उनको कटना चाहिए, और गलत वोट है तो भी कटना चाहिए। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है माइनॉरिटी के बीच में मुद्दा रहा हो, पर माइनॉरिटी का वोट तो हमेशा दीदी के साथ रहा ही है, तो उसमें एसआईआर का मुद्दा बहुत कुछ दीदी के लिए हासिल नहीं करवा पाएगा। जैसे दीदी कह रही है ना कि ये वोट जो है वो बदला का वोट है, बदलाव का नहीं, बदले का वोट है, और एसआईआर के खिलाफ वोट है। देखिए प्रकाश जी, एसआईआर का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल अलग चीज है, बिहार अलग चीज है। 91 लाख मतों का कटना, और पहली बार इस देश में चुनाव आयोग जो सबको हक देता है कि आपका वोट पड़ना चाहिए, आपको अधिकार है मत का, वो चुनाव आयोग ने छीना है। इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग हुआ है, ये पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जवाब देता हूं। आपने बिल्कुल बोला कि आप कहीं नहीं थे, आप 3 सीट से 77 पे आए, 27% आपकी वृद्धि हुई, और आप हैं लाइट में, आप बिल्कुल लड़ाई में हैं। हम तो इस बात को मानते हैं, लेकिन यही तर्क उत्तर प्रदेश में भी है और यही तर्क पिछले लोकसभा चुनाव में भी रहा है। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर आ गए, 18 सीटों से। उस तरीके से आपको इसका मतलब यह हुआ कि 2026 में आपको नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, 2019 में आप 67 सीट पे आए, चुनाव अलग अलग होते हैं। 2022 में पहले ये समझ क्या हो, 24 में पहले इतना ज्ञान ले लो, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, इनकी कोई तुलना नहीं होती है। अभी तो आप समझ गया, गए, दोनों के विश्लेषण अलग होते हैं बैठ के। ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि अभी लॉजिक आप ही ने दिया भी तो था, देखिए ना, तो आप ही दे रहे थे भाई, हम आप ही की लॉजिक की आ रहे हैं, हम तो अपना लॉजिक ही नहीं दे रहे। मैंने लोकसभा का लोकसभा से दिया, विधानसभा का विधानसभा से दिया है। अच्छा सुन लीजिए, विनाश जी समझिए मैंने क्या बोला। मैंने लोकसभा से लोकसभा का, अरे मत घबराइए, ठीक है, और विधानसभा की विधानसभा। अरे पिछली बार भी नहीं, आप बेवकूफी भरी यहाँ पर रैली में अमित शाह ने इसलिए मैं कह रहा 200 पार तो हम, क्योंकि आपको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि लोकसभा और विधानसभा क्या होता है। पिछली बार भी अमित शाह ने कहा हुगली की रैली में कि हम 200 के पार तो जा ही रहे हैं, बाकी देखा जाएगा। 79 रैली अमित शाह ने करी, 26 रैली प्रधानमंत्री मोदी ने कही। घूम फिर के जो एक बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा ये 100 नहीं पा सकते हैं, और 77 पे आके इनकी कुर्सी लटक गई। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ये 50 के नीचे जाएंगे, और 4 मई को कोशिश कीजिएगा, यही पैनल रहेगा, हम सब बैठेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपके सबके अपने अपने दावे यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पर प्रियबंधु मीडिया ग्रुप के एडिटर श्रुतिशील घोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुतिशील जी, अगर इस लॉजिक को लेकर चलें कि भाई लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है, तो ठीक है, लोकसभा के लिए मोदी जी पसंद है, जनता बार बार चुन के भेजती है। विधानसभा के लिए दीदी पर भरोसा टूट कर अब भाई मोदी जी तो वहां नहीं चलाएंगे ना सत्ता।
नहीं, देखिए यहाँ क्या पर सुमित? वेस्ट बंगाल में लोकसभा विधानसभा अलग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग एक ही नहीं, चीज अलग तो समझ रहा गए ना सर। कि देखिए 2014 की वेव की बात करें हम, ठीक है, उसके बाद 2019 की बात कर लें हम, ठीक है, तो उस हिसाब से तो देखिए, और मतलब आप कह रहे हैं अलग अलग नहीं रख सकते, तो फिर तो 2024 के आंकड़े बीजेपी के फेवर में जा ही नहीं रहे हैं। नहीं, 2024 के आंकड़े बीजेपी के फेवर में है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोकसभा सीट के हिसाब से देखो तो सीट घटी। क्यों? क्योंकि वो तब एसआईआर नहीं हुआ था। आप ये 91 लाख डेटा निकाल देते हो तो जो वो 89 सीट्स का लीड था वो चेंज होके 134 सीट्स का लीड हो जाता है भाजपा के लिए। तो ऑब्वियसली ये एसआईआर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है यहाँ पर। और यहाँ का बंगाल का लोग जो एक चीज अभी समझ गया है कि हमारा बंगाल अभी 500 साल पीछे हो गया। हमारा आजू बाजू का जो प्रसिद्ध जो थे, जैसे झारखंड, जैसे उड़ीसा, जैसे असम, वो कहाँ आगे चले गए? क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल के साथ अलाइनमेंट में था। हालांकि झारखंड या उड़ीसा में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट था, बट केंद्र के साथ उसका अच्छे रिलेशन है। बट जब वेस्ट बंगाल के बात आते हैं, यहाँ पर सीपीएम होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर में कांग्रेस होता है, दोनों के झगड़ा है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस होता है, सेंट्रल में कांग्रेस होता है, दोनों के झगड़ा होता है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस केंद्र में बीजेपी होता है, तो वहां पर झगड़ा होता है। तो अभी ऐसे सिचुएशन है तो नहीं कि तृणमूल कांग्रेस अभी 2029 या रिसेंट कभी भी सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म करे और उसका पार्ट हो, क्योंकि उसका ऐसे स्ट्रेटेजी है ही नहीं और ताकत है नहीं। वेस्ट बंगाल के बाहर उसका कुछ है नहीं। तो यही जनता को डबल इंजन की सरकार पे भरोसा करने का मन है। एक फैक्टर ये भी है, सरकार चाहिए, ठीक है, चाहिए। कलकत्ता का अगर हम बात करें तो ठीक है। संजय शर्मा जी, एक बार एक छोटा सा रिएक्शन आपके पास, मैं यहाँ पर केके शर्मा जी से लेके फिर आपके पास ही क्लोजिंग रिमार्क के लिए आऊंगी। केके शर्मा जी, बीजेपी के लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दीदी को ये चुनाव मैनेज करना है, ये कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कि भाई उनके लिए माहौल का चुनाव है, इनके लिए मैनेजमेंट का चुनाव है। लेकिन माहौल जो है ना बीजेपी का, वो जैसे ही साउथ बंगाल रीजन में आता है, जिसमें हम कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता रीजन की बात करें और साउथ बंगाल की बात करें, वहां पर आके वो फिजल आउट हो जाता है। पिछली बार भी आपने जो 77 में से 59 ली थी, वो आपने फर्स्ट फेज वाली सीटों में से ली थी, तो ये आपकी कमजोर कड़ी है। इस फेज में से आपको 142 ही मिली थी। इस बार ऐसा क्या बदलेंगे, किस किस रीजन से बदलेंगे? जिस ग्रेटर कोलकाता रीजन में आप शून्य पे थे, वहां से कितनी सीटें हासिल कर लेंगे? क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी कि भद्रलोक का दिल जीत लेंगे आप? पिनाक जी, मैं एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में आपको एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं। न ये परसेप्शन, यानी आपने कहा कि ये माहौल की है और उसके मैनेजमेंट की है, मैं कतई नहीं मानता ऐसा कि एक माहौल कोई बनाता है उससे होता है, मैनेजमेंट होता है इससे होता है। ये टोटल के टोटल चुनाव जो होते हैं, ये जनता जनार्दन के निर्णय पर आधारित होता है, जो कि वो अपना मन 6 महीने चुनाव के पहले बना चुकी होती है। उसमें किसी परसेप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मैनेजमेंट की नहीं। ये सारा जो है ना, हम ये मीडिया और ये सब बैठ के हम एक प्लान आउट की ऐसा हो गया जी वैसा हो गया। 6 महीना पहले देश की जनता, राज्य की जनता अपना मन बना लेती है कि हमें किसको यहां से बाहर करना है और तो किसको प्रचार, स्लोगन, मैनेजमेंट सब ऐसे और हम ये माहौल वहां पर कंटिन्यू देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ये मन बना चुकी है कि ममता बनर्जी संजय शर्मा जी, एक आखिरी क्लोजिंग रिमार्क। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि दीदी को सिर्फ दीदी ही हरा सकती है। दे सकती है। दीदी की जो स्ट्रीट फाइटर की इमेज है, दीदी के लिए जो प्यार है, दीदी की जो एक सेकंड ये भी जोक है। अरे ठीक है भाई, सुन लें, ये भी जोक है मैंने पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, आपको जोक पे आप हंस लीजिए, ठीक है, इसमें कोई डिनाई नहीं है कि ममता बनर्जी एक बड़े कद की नेत्री है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से वो सड़क से उतरकर फिर सदन तक पहुंची है, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है। उनके धुर विरोधी भी ये मानेंगे के शर्मा जी, ठीक है, आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, आप बनता है आपका। लेकिन संजय शर्मा जी, यहां पर जैसा कि के शर्मा जी की बात को आगे ले जाऊं कि जनता हरा रही है दीदी को, बीजेपी हो सकता है उनकी नेचुरल फर्स्ट चॉइस ना हो, लेकिन ममता दीदी से नाराजगी है, उनसे डिसअपॉइंटमेंट है। पिछली बार सिंपैथी कर दी थी, उन्होंने कहा ठीक है, तुम कह रही हो कि मैं बंगाल की बेटी हूं, मां माटी मानुष, हमने भरोसा दिया तुमको, एक और चांस दिया, उस चांस को आपने यूटिलाइज नहीं किया, अब मेरा गुस्सा सहो। भारतीय जनता पार्टी अपनी कपोल कल्पनाओं में खोई भी रहती है। और मैं फिलहाल जी आज बताता हूं आपको, इस बार इनके अपने गढ़ अलीपुरद्वार, कुछ बिहार आदि जिलों में इनको भारी नुकसान होने वाला है।
और जहां तक सेकंड फेज की बात है, ये लोग कहीं नहीं है। ठीक कोई है। अलादीन के चिराग वाली कहानियां 500 साल से हम सुनते आ रहे हैं, वो किसी को मिलती नहीं है, वो कहानियों में रहती है। ठीक और है। जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने आज तक बंगाल के लोगों की पहली पसंद है और रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बंगाल की जनता के लिए संघर्ष किया है। और जहां तक सेकंड फेज का चुनाव है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुत्र ने भाजपा को त्याग कर तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। अब समझ जाइए कि संकेत कहां जा रहे हैं। हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए और भाई, कपोल नेताओं कल्पनाओं के से साथ बंगाल सबसे के खूबसूरत चुनाव बात नहीं ये होती जीते है जा कि जब नतीजे भी आने लगते हैं ना वो एग्जिट पोल को मानते हैं, जीत का दम भरते रहते हैं, और नतीजे भी जब आने लगते हैं, जब तक दोपहर के 12-1-2 नहीं बज जाते, तब तक वो कहते हैं कि नहीं अभी देखिए कई राउंड की गिनती बाकी है। तो आप लोगों का ऑप्टिमिज्म जो है वो काबिल तारीफ है, और इसी के साथ किसी भी लड़ाई में किसी को भी जाना चाहिए। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जनता को इंतजार करना होगा 4 मई का।